गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर अपने चैप्टर नंबर 19 प्रजनन नीति के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपने पढ़ा था अभी जो राजस्थान के अंदर जो कैटल गोवंश है उसकी जो क्या स्थिति है राजस्थान के जिलों के अंदर, वो पढ़ी थी कल। सारे संभाग वाइज पढ़ी थी आप। अगर आपको ये चैप्टर तो है ही, लेकिन आप राजस्थान के अंदर रहने वाले हो, राजस्थान का जो LSA की वैकेंसी है राजस्थान की है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो आपके पास राजस्थान का नक्शा है वो 3-4 कॉपी जो आती है फोटोकॉपी, उस पर ना सारे ज़िले भर के देखो। ठीक है, ये आपको आगे जब जीके याद करोगे तभी आपको ये काम देगा। पूरे राजस्थान के जीके एक बार दो बार देख के भरो, उसके बाद में क्या है आप खुद भरो, साथ में आपकी जीके की तैयारी होगी। फिर संभाग वाइज बांटो, कौन कौन से संभाग है, इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो वो ये जो चैप्टर है 19 नंबर चैप्टर, इसमें देर का भी किस जो जिला है उसमें कौन सी नस्ल है, क्या नीति अपनाई गई है, कौन से सांड है, इस तरह से अपने कल पढ़ा था गायंस के लिए। तो अगर वो चीज़ पहले आपकी क्लियर होगी तो फिर पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कल अपने पढ़ा था अभी मान लो राजस्थान के ज़िले जो हरियाणा के टच में है वहाँ पर कौन सी नस्ल थी, हरियाणवी नस्ल थी। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर कोई एक ज़िले के अंदर राठी नस्ल है और उसके साथ कोई दूसरे ज़िले की बॉर्डर लग रही है, संभाग से वो दूसरा है, तो भी उसमें आइडिया लग सकता है। और पूरा राजस्थान का जीके है जो वो आपके नक्शे पे चलेगा। जब भी आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, वो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, और आपने अभी देखा होगा जब वो एक कहावत है अभी आप मरे बिना स्वर्ग नहीं है, यानी कि खुद को तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो एक माध्यम होता है। अभी जो RS का रिजल्ट आया है उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ घर पे पढ़कर जो जिन्होंने मतलब ये सफलता हासिल की है, तो उनसे भी ये प्रेरणा मिलती है भी अपने कोई भी चीज़ अच्छे कोचिंग सेंटर और वो तो बहाना है पढ़ाई को आकर्षित करना है या जो भी है, लेकिन पढ़ना खुद को पड़ेगा। आजकल तो इतना सिस्टम चल गया है, भी अपने नेट पे देख रहे हैं, अखबारों में न्यूज़ में चल रहा है पढ़ने का तरीका, उनका इंटरव्यू देखो ताकि अपने को पता चले भी वो किस तरह से पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे। तो आप अगर वो चीज़ देखोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में जो है कोई डाउट है वो क्लियर होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पढ़ना खुद को पड़ेगा। क्यों ना आप अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से वो रणनीति बनानी स्टार्ट कर दो। ये तो कुछ भी नहीं है LSA वाला, तो बड़ी बड़े जो कंपटीशन है वो बच्चे तोड़ देते हैं। उनके जब इंटरव्यू में आता है तो वो यही बात कहते हैं कि मैं डेली 5 घंटे 8 घंटे, अब 5 घंटे 8 घंटे पढ़ना कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और एक रणनीति के तहत अपने अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो राजस्थान का जब आपके जीके का पोर्शन है आप पढ़ोगे, आपको बहुत से टीचर पढ़ाएंगे, अच्छे भी लगेंगे, आपको याद भी होगा, लेकिन जो आप खुद अपना मैटर तैयार करोगे वो पढ़ोगे ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, राजस्थान का जो नक्शा लोगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट भरोगे तो आपको अच्छा फील होगा और उसी पे राजस्थान जीके चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखना। और राजस्थान का जो नक्शा है वो भर के देखो और 2-3 बार देख के भरो, फिर बगैर देख के भरो, आपके याद हो जाएगा। तो इसी तरह से जो अपना टॉपिक चल रहा था 19 नंबर, उसमें यही कहानी थी कि किस ज़िले में कौन सी नस्ल है, उसके बाद में कौन सी प्रजनन नीति अपनाई गई, और उसके बाद में कौन से मतलब उसके अंदर सांड है। अब अपने बात करते हैं भैंसवंश की। कौन सी? भैंसवंश की। देखो बच्चों, ये आपके 2 साल का जो डिप्लोमा है ये आप पढ़ रहे हो, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इजी प्रश्न आते हैं। आप 2 साल ईमानदारी से रेगुलर आते हो तो ये क्लियर हो जाता है। चक्कर पड़ता है राजस्थान जीके पर। ठीक है, तो वो भी आप अगर अभी से थोड़ा थोड़ा आधा घंटा इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दोगे और अच्छी बुक, अच्छी गाइडें जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की है वो पढ़नी स्टार्ट कर दो बोर्ड की, इंटरेस्ट बनाकर, तो आपका काम 100% बन जाएगा सरकारी जॉब के अंदर। अब अपने बात करें राजस्थान राज्य के जो जिले हैं उनमें भैंसवंश की क्या स्थिति है, बफेलो किस जिले में कौन सी नस्ल है। तो पहली बात करते हैं अपने जयपुर संभाग के अंदर शहरी क्षेत्र में मुर्रा नस्ल। कौन सी है जयपुर के अंदर? मुर्रा नस्ल ज़्यादा है। चयनात्मक प्रजनन या उन्नयन, इम्प्रूवमेंट, क्या है? चयनात्मक प्रजनन, यानी कि वहाँ पे जो प्रजनन नीति कौन सी अपनाई गई है, भी सिलेक्शन किया हुआ है, उसके बाद में उनका रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करवाई हुई है। तो भैंस की नस्ल मुर्रा। जयपुर के आसपास के जो और क्षेत्र है उनमें भी मुर्रा नस्ल की भैंस है। भरतपुर,
भरतपुर संभाग के अंदर जो कुमेर कामा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मुर्रा नस्ल। तो अब देखो जयपुर संभाग के अंदर मुर्रा नस्ल आ गई और भरतपुर संभाग के अंदर मुर्रा नस्ल आ गई। नेक्स्ट है अलवर। अलवर के अंदर भी मुर्रा नस्ल है। कौन सी? मुर्रा। अब देखो भरतपुर और अलवर पास पास में जिले हैं, इनकी सीमा लगती है यूपी के साथ। यूपी में वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उधर लगती है हरियाणा के साथ कुछ सीमा। तो उस हिसाब से इनके जो दूसरी नस्लों के जो प्राणी हैं वो इन जिलों में आदान प्रदान होते रहते हैं, यानी कि उनकी सेल परचेजिंग होती रहती है। अलवर में भी कौन से है? मुर्रा नस्ल। धौलपुर में भी मुर्रा नस्ल, सीकर मुर्रा नस्ल, झुंझुनू में मुर्रा नस्ल, यानी टोटल मुर्रा नस्ल दे रखी है इन्होंने। दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग में जो है मुर्रा नस्ल है। पाली में मुर्रा नस्ल, जैसलमेर में मुर्रा, जालौर में मुर्रा नस्ल, बाड़मेर में मुर्रा नस्ल। ये आपको बस सभी जगह मुर्रा नस्ल है। जहाँ पे अलग आएगी वो अपने देखेंगे। अजमेर के अंदर मुर्रा नस्ल है, भीलवाड़ा मुर्रा नस्ल, नागौर टोंक मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, ठीक है, प्रजनन नीति के अंदर। अब देखो अब आया संभाग अलग, कौन सा? उदयपुर संभाग। अभी अपनों ने पढ़ लिया, अब मेरे दिमाग में तो नक्शा चल रहा है, मेरा पढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर आपका नक्शा पढ़ा हुआ हो तो मेरा ये एक्सपीरियंस है राजस्थान जीके के अंदर, बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत कंपटीशन दिए हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सिस्टम बनाकर पढ़ो तो राजस्थान जीके को आप अचीव कर सकते हो। बच्चे डरते हैं या बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक बार इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, दोहराना भी पड़ता है। उसके बाद में आपके रनिंग आ जाएगा, फिर आपको वो आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा है LSA के अंदर कहते हैं इस सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आ गए, राजस्थान जीके में नहीं है, ठीक है। फिर बच्चे राजस्थान जीके के पीछे पड़ते हैं रटने में, और नहीं, सभी बच्चों को सिलेक्शन क्यों नहीं होता? भी पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो अच्छी तरीके से उनके हटकर तैयारी करता है, अपने हिसाब से, अपने खुद पे विश्वास करके, खुद की अपनी रणनीति बनाकर, वो बच्चे सक्सेस होते हैं। और डायरेक्ट जो कोचिंग तो एक माध्यम है भी, आप इस तरह से पढ़ो या 4 घंटे स्टडी करने का खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा ट्रस्ट बनाना, ठीक है। गिने चुने टॉपिक है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था तो राजस्थान जी के जो अपने राजस्थान का जो नक्शा है वो दिमाग में घूम रहा है, याद किया हो तो। अभी अपने पढ़ा था जोधपुर संभाग के अंदर मुर्रा नस्ल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर मुर्रा नस्ल, ठीक है, दौसा मुर्रा नस्ल। अब अपने बात आ रही है जालौर, जैसलमेर मुर्रा नस्ल। अभी बात आ रही है उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग का मतलब है वो उधर वाला संभाग, दक्षिण वाला, ठीक है। तो उधर देखो संभाग में सूरती, कौन सी नस्ल है भैंस की? सूरती। और प्रजनन नीति वही है, भैंस की भैंसे की नस्ल भी सूरती है। चित्तौड़गढ़ में सूरती नस्ल, डूंगरपुर में सूरती नस्ल, बांसवाड़ा में सूरती, राजसमंद में सूरती। तो ये उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। ये एक संभाग है, ठीक है। तो इस संभाग में जो नस्ल है भैंस की वो है सूरती नस्ल। एक बात और बताऊँ आपको मैं, आप अभी से जीके पढ़ने स्टार्ट करोगे, चाहे वो याद रहे ना रहे, लेकिन आपका इंटरेस्ट जरूर बन जाएगा। कैसे इंटरेस्ट? एग्ज़ाम डेट आएगी 2, 4, 6 महीने पहले आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका पढ़ा हुआ होगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप आधा घंटा, जिन बच्चों का टारगेट है लगना, सभी बच्चे नहीं सोचते ये बातें, सभी का जो IQ होती है, इंटेलिजेंट कोसेंट यानी कि बुद्धि लब्धि, वो अलग अलग होती है सभी बच्चों की। तो कुछ बच्चों का ये टारगेट होता है, कुछ बच्चों का कोई होता है, लेकिन आप आधा घंटा टाइम निकालिए, जीके में इंटरेस्ट बनाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए। तो ऑफलाइन क्लासें लगेगी तो अपने यहाँ भी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे भी 20-25 मिनट एक जीके का भी अलग से टॉपिक पढ़ाया जाए आपको अलग से। तो उस तरह से आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। तो अभी देखो अपनों ने पढ़ा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन सी नस्ल है? सूरती नस्ल। उधर अपने जोधपुर संभाग पढ़ा था, कौन सी है? मुर्रा नस्ल। उधर अपने भरतपुर संभाग मुर्रा नस्ल। उसके बाद सीकर, झुंझुनू मुर्रा नस्ल, ठीक है। और उसके बाद में अपने पढ़ा था जालौर, जैसलमेर मुर्रा नस्ल। अब अपने करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो बीकानेर के अंदर मुर्रा नस्ल, लूणकर से डूंगरपुर मुर्रा नस्ल,
मुर्रा नस्ल है जो पूरी गंगानगर मानगढ़ यहाँ पे पर मुर्रा नस्ल है, ये अधिक्य में है। उसके अलावा क्योंकि गंगानगर है वो किसके साथ लगती है, उसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है, ठीक है। इधर लगती है मानगढ़ की हरियाणा के साथ। तो उसके अंदर वो जो कौन सा आता है उसके अंदर ये आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट साइड साथ में लगते हैं, जो स्टेट सॉरी उनकी जो नस्लें वो आ जाती है। तो कुछ अपने मिक्स नस्ल है। अब हरियाणा मुर्रा नस्ल है, ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा नस्लें हैं। इसका तो हिसार में वो बना हुआ है प्रजनन के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरह से बीकानेर संभाग में मुर्रा नस्ल। अब आप सोचो कंपैरिजन करो भी, ऐसा कौन सा संभाग था जहाँ पे सूरती नस्ल की थी, तो उदयपुर संभाग। नेक्स्ट बच गया कोटा संभाग। कोटा संभाग में पूरे मुर्रा नस्ल ले रखी है। कौन सी? मुर्रा नस्ल। तो अब देखो अपने इतनी चीज़ पढ़ ली, कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंट था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ज़्यादा मुर्रा नस्ल और सूरती नस्ल अधिक्य वाली, ठीक है। तो सूरती नस्ल वाला तो एक था उदयपुर संभाग। बाकी संभाग में सारे संभाग में कितने थे? 7 संभाग है अपने। बाकियों में क्या था? सारे में जो मुर्रा नस्ल है। तो ये अपने अभी तक पढ़ा। क्या पढ़ा अभी? कौन सी नस्ल की भैंस या गाय किस जिले में पाई जाती है, ये सारणी आज अपने कंप्लीट कर ली। कल शुरू की थी, आज कंप्लीट कर ली। तो ये सारणी से जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो यही है कि किस संभाग और किस जिले में कैटल और वंश की जो कौन सी नस्ल पाई जाती है, या किस जिले और किस संभाग में भैंस वंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है। एक बार आपका काम इतना ही है। उसके अलावा इनके अंदर कंपटीशन में तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जगह का नाम पूछ लिया जाता है, मेले भी लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे जो कंपटीशन में पढ़ोगे आप, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जीके पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री की बुकें हैं वो बुलाकर अभी पढ़नी शुरू कर दो। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जीके पढ़ने में। क्यों? क्योंकि जो गाइडें होती है वो तो लिखी जाती है किसी, मान लो मैंने लिख दी, या कोई जिसको ज़्यादा बार पढ़ा हुआ एक्सपीरियंस उसने लिख दिया, किसी ने लिख दी, कोई भी आप भी लिख सकते हो किसी की नकल मार के हो। लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड की बुकें लग रही है, जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, वो ऑथेंटिक बुकें होती है। उनमें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वहाँ से उनका मैटर लिया होता है। दूसरी बात, उनको एक कोर्ट सही मानता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो गलत होते हैं गाइडों में, उनको सही मानते हैं। तो आप जिन बच्चों को जीके पढ़ने का इंटरेस्ट है, या जिन बच्चों की ये सोच है भी हमें जीके पढ़ना है, LSA कंपटीशन में काम आएगा, 20 से स्टार्ट करना है, तो आप 5वीं की भी ले लो, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की बुकें है वो पढ़नी स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं है उन बुकों में, पढ़ने में आसानी है। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार तक पढ़ दोगे, ठीक है। वहाँ वो पढ़ने के बाद में गाइडें पढ़ो तो पढ़ना। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। अभी अपने सारणी पढ़ ली कंप्लीट। अब जो अपना पढ़ लिया था राष्ट्रीय नीति पढ़ी थी अपने, राष्ट्रीय प्रजनन नीति ये पढ़ ली थी। उसके बाद में पढ़ी थी राज्य पशुधन प्रजनन नीति। भी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीतियाँ क्यों बनाएगी, वो अपने पढ़ ली थी। भावी परिदृश्य पढ़ लिया था। अब उद्देश्य पढ़ना है। किसका उद्देश्य? जो राज्य प्रजनन नीति है उसका उद्देश्य पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है अपने? जो राज्य की प्रजनन नीति है उसके उद्देश्य पढ़ने हैं। पहला उद्देश्य है पशुधन क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास व लैंगिक समानता के लिए उपयोग करना। पशुधन क्षेत्र किसमें? जो लाइव स्टॉक है उसका सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता के रूप में क्या है उसका उपयोग करना। पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पशु प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाना, यानी न्यूट्रिशन के लिए क्या है? पशु प्रोटीन से ज़्यादा जो प्रोडक्ट बने उनकी उपलब्धता को बढ़ाना। पशुपालन क्षेत्र का समान, स्थायी, संतुलित विकास सुनिश्चित करना। पशुधन क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास हेतु उत्तम सेवाएं आदान उपलब्ध कराकर उपयुक्त वातावरण तैयार करना, यानी कि अच्छी सेवाएं प्रदान करना। पशुधन, पशु जोतक शक्ति, पशु उत्पाद के उचित प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना, यानी उत्पादन को बढ़ावा देना। कि किस तरह से क्या है इनको ऐसी उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी कौन सी नीति है, कौन सा तरीका अपनाया जाए। देशी पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से वर्तमान विशिष्ट जैव विविधता को संरक्षित किया जाए, ठीक है। खाद्य चारा सामने हेतु संतुलित आहार, ये आपको पता है। क्षमता अनुरूप पशुधन उत्पादन प्राप्त करने के पशु रोग नियंत्रण हो गया। तो ये जो आपका उद्देश्य है ये आप ऐसे लाइनों में याद नहीं करोगे,
कैसे याद करोगे? जैसे मान लो ऊपर आप पॉइंट बनाओगे स्वास्थ्य, तो आपके दिमाग में आ जाए स्वास्थ्य संबंधी सुधार, उत्पादन संबंधी सुधार, आहार संबंधी सुधार। इस तरह से आप पॉइंट बनाओगे ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए प्रजनन नीति के उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर ये लाइनें याद नहीं आएगी, मुझे पता है। वहाँ पर अगर पॉइंट बनाए होंगे आपके, पॉइंट क्या, जैसे आहार का नाम आ गया, तो आहार का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा ठीक है अभी आहार संबंधी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य आ गया तो स्वास्थ्य संबंधी कराना। इस तरह से पॉइंट बना लेना। नेक्स्ट है राजस्थान में पशुपालन क्षेत्र की क्षमताएं, स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इन राजस्थान। कितनी क्षमता है, अभी कितने पशु कितने वर्ग किलोमीटर में है या कितनी उनकी क्षमता है वो देख रहे हैं। राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। पूरे अपने इंडिया के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है? राजस्थान है। प्रदेश के कुल क्षेत्र का 55% भाग पर थार मरुस्थलीय है। 55% भाग में, यानी कि 55% भाग में क्या है? मरुस्थल है। प्रदेश में बार बार पड़ने वाले सूखे के प्रभाव को कम करने में पशुपालन सहायक होता है, क्योंकि पशुपालन से वर्ष भर स्थायी आय प्राप्त होती है। क्योंकि अकाल सूखे की कंडीशन में क्या होती है, जो खेती है वो तो हो नहीं पाती, तो जो पशुपालन है, पशुपालन की सहायता से क्या है, किसानों को क्या दूध बेचकर या कोई प्रोडक्ट बेचकर उत्पाद बनाकर बेचा जा सकता है ताकि वो अकाल सूखे से निपटा जा सके। निरंतर 6% से अधिक की वृद्धि दर, निरंतर क्या हो रही है? 6% की दर से वृद्धि दर हो रही है। वर्ष पर्यंत राष्ट्रीय औसत रोजगार 22.5% के विरुद्ध शुष्क क्षेत्र के परिवारों को आय व रोजगार के 50% से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे नहरें नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे क्या है? 50% से अधिक अवसर उपलब्ध कराना रोजगार के। पशुपालन उच्च समविभक्त क्षेत्र है। पशुपालन एक ग्राह्य है, सरल प्रौद्योगिक व्यवसाय है, सरल और एक प्रौद्योगिक व्यवसाय है। ये क्या है? क्षमता है भी इतना जो राजस्थान है वो भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर है। और वहाँ पर क्या है? अलग अलग प्रकार की जलवायु है, कई बार सूखा अकाल की स्थिति भी आ जाती है। उस कंडीशन में क्या है, जो पशुपालन है एक रोजगार के रूप में सहायक है, जिससे आर्थिक दृष्टि से जो बेरोजगार लोग हैं उनका जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाती है या बढ़िया हो जाती है। क्यों? क्योंकि खेती हो नहीं पाती है अकाल की दृष्टि से, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो जो अपने देसी नस्लें हैं वो सूखा हरा चारा भी खाकर भी दूध देती है, जिससे क्या है जो छोटे किसान हैं बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। तो अभी अपने पढ़ रहे थे राजस्थान में पशुपालन क्षेत्र की क्षमता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हर चैप्टर के प्रश्न बनाए जाएंगे, फिर आपका माइंड काम करेगा भी ठीक है इस तरह से प्रश्न आएंगे, हमें इस तरह से उत्तर देना है। क्योंकि बुक वाला तो अपनी तरफ से है, लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है, तो अपने को उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या याद करने वाली है, क्या छोड़ने वाली है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो बच गए पॉइंट वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।